हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये अब हम कर रहे हैं अपना क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक सेंसेस एंड सैम्पल मेथड्स। इसकी जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए वो वीडियो अपलोड हो चुकी है। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सबसे पहले जो 5 स्टेजेस होती हैं और 5 स्टेजेस में जो पहली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, वो क्या होती है कि हमें सबसे पहले जो डाटा होता है वो कलेक्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, एनालाइज करते हैं, वो बाद में स्टेजेस आती हैं। तो फर्स्ट स्टेज थी कलेक्शन ऑफ डाटा। अब जो डाटा है वो कैसे कलेक्ट करते हैं, उसको कलेक्ट करने के 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड है सेंसेस और दूसरा है सैंपल। तो सेंसेस एंड सैंपल मेथड्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है दोनों मेथड से, ठीक है। तो हम एक एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। सबसे पहले हमारा है इसमें क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन्ड बाय यूनिवर्स और पॉपुलेशन। यूनिवर्स या पॉपुलेशन किसे कहते हैं। देखिए, मान के चलिए आप अपनी क्लास के टीचर्स को आप जो भी 11th क्लास में है तो उसका जो डाटा है वो कलेक्ट करना है। तो क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। तो जब हम 30 स्टूडेंट्स से रिलेटेड जो भी हम अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं कि सभी की मंथली इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, तो जितने भी बच्चे हैं 30 स्टूडेंट्स, सारे ही बच्चों से हम एक एक करके क्या करते हैं, डाटा अपना कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो ही होती है पॉपुलेशन की जिससे हम रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो यूनिवर्स या पॉपुलेशन किसे कहा गया है इन स्टैटिस्टिक्स। यूनिवर्स और पॉपुलेशन रेफर्स टू एन एग्रीगेट ऑफ आइटम्स टू बी स्टडीड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। समझ में आया कि हम क्या करते हैं, जितनी भी आइटम्स होती हैं सभी आइटम्स के जो ग्रुप को, समूह को क्या बोला गया है, एक पॉपुलेशन बोला गया है, ठीक है। तो 30 स्टूडेंट्स हैं, उन सभी का हमें डाटा कलेक्ट करना है। तो वो जो 30 स्टूडेंट्स होंगे वो हमारे लिए क्या बन गए, एक यूनिवर्स बन गया, एक हमारे लिए पॉपुलेशन बन गई। नेक्स्ट इसमें आता है अब आपका क्वेश्चन, स्टेट द मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। यानी कि ये कह रहा है कि मतलब वही मेन क्वेश्चन है कि जो हम इंक्वायरी यानी कि जो हम इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं तो वो कितने मेथड से कलेक्ट करते हैं। 2 मेथड्स होते हैं उसके, पहला है सेंसस मेथड एंड दूसरा है इसका सैंपल मेथड। दोनों मेथड्स को हम बहुत अच्छे से डिफाइन कराऊंगी मैं आपको, एक एक का मतलब उसमें मीनिंग देखेंगे, क्या सूटेबिलिटी है, कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, मेरिट्स क्या होते हैं और डीमेरिट्स क्या होते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा पहले आपको दोनों में डिफरेंस करके बताती हूँ, फिर आपको इजीली समझ में आएगा। क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हमें सभी बच्चों का ये देखना है कि फैमिली इनकम कितनी है, मंथली इनकम कितनी है। तो हम क्या करेंगे, एक एक बच्चे के पास जाएंगे और इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो वो हो गए आपके जब 30 स्टूडेंट्स हैं और पूरे 30 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन को हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका सेंसस मेथड। बट सैंपल मेथड के अंदर ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक स्मॉल साइज से मतलब छोटे समूह से, छोटे ग्रुप से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे 30 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन ना कलेक्ट करके 30 में से हम 12, 13, 14 कुछ एक सैंपल क्या कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं। अब वो कौन से सैंपल चूज़ किए हमने, मतलब 30 में से 12, 13, 14 कौन से बच्चे निकाले, उसको निकालने के भी मेथड्स होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने जैसे 12, 13 बच्चे क्या किए, चूज़ किए, उनको बोलेंगे हम सैंपल। तो उन सैंपल का जो इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन को, और उन 12-13 बच्चों के बेसिस पे ही बाकियों का हम क्या करेंगे, उनकी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। तो सेंसस मेथड हो गया कि एक लार्ज जो साइज़ है उसका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, बट सैंपल मेथड में हम स्मॉल साइज से ही डाटा कलेक्ट करते हैं। तो देखिए, अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, सेंसस मेथड इज़ दैट मेथड इन विच
डाटा आर कलेक्टेड अबाउट एवरी आइटम। यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी आइटम, क्योंकि क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो हर एक बच्चे से पूछ के हम अपना जो डाटा है वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन, क्योंकि वो जो 30 स्टूडेंट्स है उसको क्या बोला गया है, यूनिवर्स या पॉपुलेशन, रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन देयर बेसिस। जो भी हमारा पर्पस होता है कि किस पर्पस के लिए हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, किस लिए हमें डाटा कलेक्ट करना है, तो उससे हम क्या करते हैं, जो यूनिवर्स है, पॉपुलेशन है, जितना भी है, उससे एवरी आइटम से, हर एक बच्चे से डाटा क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और अपने कंक्लूजन्स को निकाला जाता है। ठीक है, अब सूटेबिलिटी में हम पढ़ेंगे कि जो ये मेथड है इसको हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसकी सूटेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखिए सूटेबिलिटी में हम क्या देखेंगे, क्या लिखा है, स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि ये कह रहा है कि ये मेथड सिर्फ हम वही यूज़ कर पाएंगे जहाँ का जो साइज़ होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। कहने का मतलब है कि अगर बहुत लार्ज एरिया होगा तो हर एक आइटम से जो डाटा है कलेक्ट करना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो स्मॉल साइज से ही, अभी आप ये सोचोगे कि अभी मैंने बोला था कि लार्ज साइज से और स्मॉल, लार्ज कहने का मेरा मतलब था कि अगर 30 स्टूडेंट्स है तो 30 का ही हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, वो है सेंसस मेथड। और अगर 30 में से हम कुछ एक सैंपल चूज़ कर लेते हैं 12-13, तो वो हो गया आपका सैंपल मेथड की स्मॉल साइज, छोटा हमने ग्रुप लिया और उससे रिलेटेड हमने डाटा अपना कलेक्ट कर लिया। अब बात हो रही है कि सेंसस मेथड को कब कब यूज़ कर सकते हैं, तो कब कब यूज़ कर सकते हैं। पहला है इसकी सूटेबिलिटी में स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, कि जब पॉपुलेशन का साइज़ जैसे 30 है तो हम कर सकते हैं, 50 है तो कर सकते हैं, अगर 500 बच्चों का हमें डाटा ऐसे कलेक्ट करना हो तो वो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए कह रहा है कि पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा होगा तो हम एक एक बच्चे से पूछ के डाटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। सेकंड है वाइडली डाइवर्स आइटम्स इन द पॉपुलेशन। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें ये लगता है कि 30 स्टूडेंट्स हैं और सभी स्टूडेंट्स के जो फीचर्स हैं एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। भाई सब बहुत अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए हमें हर एक बच्चे की इनकम पूछनी ज़रूरी है, तब इस मेथड का हम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि 30 स्टूडेंट्स मोस्टली सभी मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी 30 का 12, 13, 14 बच्चों का डाटा कलेक्ट करके उसी के बेसिस पे हम बाकियों को एज्यूम कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जब सारी जो यूनिट्स है, एक एक यूनिट्स हर एक से अलग है, तब इस मेथड का हमें यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम। जब हमें लगता है कि हर एक आइटम का, हर एक बच्चे का हमें इंटेंसिव एग्जामिनेशन मतलब बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। इंटेंसिव एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं गहन अध्ययन, मतलब हर एक बच्चे की हमें बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है कि कौन कैसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, क्या इनकम है, क्या एक्सपेंडिचर है, तब इस मेथड का यूज़ करेंगे। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, जब हमारी नीड ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्यूरेसी भी होनी चाहिए और रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है रिलायबिलिटी या एक्यूरेसी तभी होगी जब हर एक बच्चे का डाटा कलेक्ट होगा, क्योंकि 12, 13, 14 बच्चों का डाटा कलेक्ट करने से और बाकियों को एज्यूम कर लेने से उसमें उतनी एक्यूरेसी नहीं रहेगी जितनी इसमें रहेगी। तो अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए, तब इस मेथड का हम यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम इसके मेरिट्स देख लेते हैं। तो देखिए वहीं से मेरिट्स निकल जाएंगे अपने आप। क्या होगा भाई मेरिट्स, रिलायबल भी होगा ये मेथड और एक्यूरेट भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि वही रीज़न है, हम क्या कर रहे हैं, एवरी आइटम से रिलेटेड अपना जो डाटा है वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो इस मेथड में बहुत अच्छी रिलायबिलिटी भी होती है और एक्यूरेसी भी होती है। लेस बाइज्ड होता है ये मेथड। बाइज्ड क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर 30 में से 12, 13 हम बच्चों का डाटा कलेक्ट करेंगे तो बाकियों के मन में एक तरीके का बाइज्ड, एक तरीके का पक्षपात होगा कि हमें सैंपल की फॉर्म में चूज़ नहीं किया और हमारा ऐसे ही एज्यूम कर लिया, डाटा जो है हमारी इंफॉर्मेशन को ऐसे ही एज्यूम कर लिया। लेकिन बट यहाँ पे ऐसा कोई पर्सनल बाइज नहीं होता, क्योंकि एवरी आइटम से ही रिलेटेड हम अपना जो डाटा है वो पूरा
कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द सेंसस मेथड आर लेस बाइज्ड होता है। इट इज़ बिकॉज क्योंकि ऑफ द एब्सेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स डिस्क्रिशन रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ सैम्पल आइटम्स। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि कुछ सैम्पल आइटम्स का ही वो डाटा कलेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। एवरी आइटम से हम क्या कर रहे हैं, डाटा अपना कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है, इस मेथड के अंदर एक ये भी हमें फ़ायदा होता है कि जब हम हर एक बच्चे से जाके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो एक से ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। जैसे अगर हम सभी की ये पूछ रहे हैं मंथली इनकम कितनी है, तो इनकम के साथ हम एक्सपेंडिचर भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हम खुद जाके एक एक बच्चे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू द सेंसस मेथड के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, तो इज़ क्वाइट एग्जॉस्टिव एंड देयर फॉर मोर मीनिंगफुल बिकॉज ऑल द आइटम्स ऑफ अ यूनिवर्स आर एग्जामिन्ड। ये कह रहा है कि जो भी हम डाटा होगा हमारा वो बहुत मीनिंगफुल होगा, यानी कि रिलायबल होगा। क्यों? क्योंकि एवरी आइटम से रिलेटेड हम अपना इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बताया भी है कि पॉपुलेशन census in India gives exhaustive information relating to the number of people in different parts of the country। जब हम सर्वे करते हैं कि भाई हमारी कंट्री में टोटल मतलब पॉपुलेशन कितनी है, तो सिर्फ पॉपुलेशन का ही नहीं पता चलता, उससे हमें कई चीज़ उनकी एज का पता चलता है। ठीक है, एजुकेशन का पता चलता है, कितने कैसे कैसे ऑक्यूपेशन में लोग लगे हुए हैं, तो हर एक चीज़ का हमें पता चलता है सर्वे करने से, सिर्फ पॉपुलेशन का ही नहीं पता चलता। और आपको पता होगा कि जो ये होती है ना, जब बोलते हैं हम कि कितनी पॉपुलेशन है हर 5 ईयर में जो होती है, तो वो कौन से मेथड से होती है, सेंसस मेथड से ही होती है वो। ठीक है, नेक्स्ट है स्टडी ऑफ डाइवर्स करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि कहने का मतलब है जब हमें ये लग रहा है कि सारे बच्चों के जो फीचर्स हैं वो एक दूसरे से डाइवर्स हैं, मतलब डिफरेंट है, अलग अलग है, तब हमें इस मेथड का यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि सैंपल का यूज़ हम तब करते हैं जब एवरी आइटम हमें लगता है कि सेम है। ठीक है, तो बाय यूजिंग सेंसस मेथड वन कैन स्टडी डाइवर्स करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स। तो क्लियर हो गया होगा, जब हमें लगता है कि हर एक आइटम दूसरे से डिफरेंट है तब इस मेथड का हम यूज़ करते हैं। एंड लास्ट है स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। ये कह रहे हैं वैन आइटम्स इन अ यूनिवर्स आर ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर, जब हमें लग रहा है कि हर एक आइटम बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर की है। कहने का मतलब वही है कि कोई कैसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, कोई कैसी, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हर कोई एक दूसरे से। एंड इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी ईच आइटम, जब हमारी ये ज़रूरत बन जाती है कि हमें हर एक आइटम का डाटा क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ओनली सेंसस मेथड कैन प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड रिज़ल्ट। तो सिर्फ ये सेंसस मेथड ही है जो हमारे लिए एक अच्छा रिज़ल्ट हमें देता है। तो डाटा ऑन कंट्रीज पॉपुलेशन आर कलेक्टेड बाय दिस मेथड, बता भी रखा है कि इसी मेथड से जो कंट्री की पॉपुलेशन हम निकालते हैं वो इसी मेथड से निकाली जाती है। ठीक है, अब जब किसी भी चीज़ के कुछ मेरिट्स होते हैं तो स्टूडेंट्स डीमेरिट्स ज़रूर होते हैं। डीमेरिट्स पहले में क्या आ जाएगा, सबसे फर्स्ट है कॉस्टली। भाई कॉस्टली तो होगा ही होगा, आपको रीज़न भी समझ आ गया होगा क्यों होगा कॉस्टली, क्योंकि एवरी आइटम से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये मेथड बहुत कॉस्टली होता है। और ज़्यादातर इसको जो यूज़ करती हैं वो गवर्नमेंट या बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वही इस मेथड का क्या करते हैं, अपने स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मेथड क्या है, बहुत कॉस्टली है। सेकंड है लार्ज मैन पावर, मतलब जो मानव होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनकी पावर बहुत ज़्यादा लगती है। कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि हर एक बच्चे के पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पूछना, कलेक्ट करना, फिर नोट करना, तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो सेंसस मेथड रिक्वायर्स लॉट ऑफ मैन पावर, ट्रेनिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूमरेटर्स, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा, नहीं, उसके लिए जो न्यूमरेटर्स होते हैं वो पूरे तरीके से क्या होते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा, नहीं, उन्हें पूरे तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करना है।
तो वो जो न्यूमरेटर्स है बिकम्स एसेंशियल विच इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। तो ये प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि न्यूमरेटर्स को पहले क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, उनको फिर उसके बाद भेजा जाता है, एक एक के पास वो जाते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है क्लास का, वहाँ तो क्लास में एक साथ होंगे बच्चे, बट हमें कहीं किसी टाउन का, किसी विलेज का, कहीं का भी अगर हमें सर्वे करना होता है तो इस मेथड से बहुत क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है नॉट सूटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशंस। अभी मैंने आपको बताया अगर एरिया लार्ज है, साइज़ लार्ज है, तो उस केस में सेंसस मेथड को हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एवरी आइटम से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है और हर एक के पास जाना उस केस में पॉसिबल नहीं है। तो इफ़ द यूनिवर्स कंप्राइजेज अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम, अगर जो नंबर्स हैं वो बहुत लार्ज हैं, तो देन इट मे नॉट बी पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरी आइटम। तो हर एक आइटम को कवर करना पॉसिबल नहीं होता। तो सेंसस मेथड बिकम्स प्रैक्टिकली इनऑपरेटिव इन सच सिचुएशंस। तो ऐसे केसेस में हम ये सेंसस मेथड यूज़ नहीं कर पाते, तब हमें कौन सा करना पड़ता है, सैंपल मेथड। ठीक है, तो ये हमने किया, सेंसस मेथड के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, इसी का अपोजिट है सैंपल मेथड। बिल्कुल, अब आप अगर आपको वो समझ आया है तो ये भी अच्छे से आएगा। जो उसके मेरिट्स थे वो इसके डीमेरिट्स में आ जाएंगे, जो उसके डीमेरिट्स थे वो इसके मेरिट्स में आ जाएंगे। तो सैंपल मेथड मैंने आपको मीनिंग भी बता दिया। 30 में से हम 12-13 सैंपल की फॉर्म में कुछ स्टूडेंट्स को क्या कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बाकियों को हम एज्यूम कर लेते हैं, उन्हीं की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बाकियों को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो सैंपल मेथड इज़ दैट मेथड इन विच डाटा कलेक्टेड अबाउट द सैंपल और अ ग्रुप ऑफ आइटम्स, समझ में आया, टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर एग्जामिनेशन एंड कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन देयर बेसिस। तो देखिए एक एक वर्ड समझते हैं। सैंपल मेथड इज़ दैट मेथड वो होता है इन विच डाटा कलेक्टेड अबाउट दिस सैंपल, जिसमें सैंपल से ही हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट। अब सैंपल कौन हो गए, जो 12-13 हमने सेलेक्ट किए हैं, और अ ग्रुप ऑफ आइटम, जो भी पूरे ग्रुप में से जो हमने निकाले थे, टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन। ठीक है, जो एक पॉपुलेशन थी पूरी 30 स्टूडेंट्स की, तो उस पॉपुलेशन में से, उस यूनिवर्स में से कुछ हमने सैंपल निकाले थे, उनका हमने जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया, एग्जामिनेशन मतलब उनकी स्टडी की, और कंक्लूज़न निकाला, और बाकियों को उसी के बेस पे हम क्या कर दिया, हमने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब ये मेथड कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसकी सूटेबिलिटी देख लेते हैं। वो स्मॉल साइज़ में यूज़ होता था, ये कब यूज़ होगा, जब एरिया हमें लग रहा है बहुत वाइड है, बहुत बड़ा है, लार्ज है, तो उस केसेस में हम हमेशा एवरी आइटम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना करके कुछ सैंपल सेलेक्ट करते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बाकियों को एज्यूम करते हैं। वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट नीडेड, वहाँ पे था जब हमें हाई एक्यूरेसी चाहिए, बट हमारी नीड ये है कि ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, तब इस मेथड का यूज़ कर लिया जाता है, क्योंकि इस मेथड में ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती है। ठीक है, इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड, वही कह रहा है कि अलग अलग आइटम्स की, अलग अलग स्टूडेंट की हमें बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस मेथड का यूज़ कर लेते हैं। व्हेन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स आर ब्रॉडली सिमिलर टू ईच अदर, ये देखिए वहाँ पे क्या था, जब हमें लगता है कि हर एक यूनिट दूसरी यूनिट से बहुत अलग है, ठीक है, तब हम सेंसस मेथड का यूज़ करते थे। बट यहाँ पे लग रहा है कि हर एक यूनिट एक दूसरे से सिमिलर ही है, सब मतलब मिडिल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तो हमें कुछ एक बच्चों की अगर मंथली इनकम पता चल जाए तो हम बाकियों को एज्यूम कर सकते हैं, तो हम सैंपल मेथड का क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके मेरिट्स क्या क्या हो जाएंगे भाई। ये मेथड क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल में हमेशा क्या आ जाता है, टाइम, मनी एंड मैन पावर, है ना।
टाइम भी बचेगा क्योंकि कुछ छोटा ही ग्रुप है 12-13 बच्चों का, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है आपको, ठीक है। टाइम कम लगा, ठीक है, मनी भी कम लगेगी। भाई अगर कहीं जाके सर्वे करना है तो पूरे एरिया का ना करके कुछ एक आइटम्स का करोगे। मैन पावर, बहुत ज़्यादा हमारी पावर भी नहीं लगेगी। तो ये इकोनॉमिकल में 3 चीज़ें आती हैं। तो इन सब चीज़ों को हम क्या हो जाती है यहाँ पे, ये एक तरीके से सेव हो जाती है, टाइम भी सेव हो जाता है, मनी भी और मैन पावर भी। तो सैम्पल मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ इकोनॉमिकल होता है। क्यों? बिकॉज ओनली सम यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर स्टडी, क्योंकि कुछ ही यूनिट्स की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अलग से बना दिया पॉइंट, टाइम सेविंग होता है ना। इन दिस मेथड ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ द आइटम्स आर इन्वेस्टिगेटेड, यानी कि इसमें कुछ ही नंबर्स का हम डाटा क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो मेथड होता है टाइम सेविंग होता है, ये नॉट टाइम कंज्यूमिंग, यहाँ पे कोई टाइम कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर। इस पॉइंट का मतलब क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब ये होता है कि मान के चलिए अगर आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते टाइम कोई मिस्टेक हो जाती है, अगर सेंसस मेथड का यूज़ कर रहे हो और कोई मिस्टेक होगी तो दोबारा से 30 स्टूडेंट्स का आपको डाटा चेक करना पड़ेगा। बट इस मेथड में क्या होगा, अगर कोई मिस्टेक हो भी गई है तो सारे स्टूडेंट्स का तो नहीं करना पड़ेगा। जो सैंपल की फॉर्म में आपने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है सिर्फ उन्हीं का आपको डाटा चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे कोई अगर एरर हो जाता है तो उसकी पहचान इजीली हो जाती है कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है। बिकॉज बता भी दिया, क्योंकि ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स, क्योंकि आइटम्स के कुछ ही नंबर हैं जिनका हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, आर कवर्ड, एरर्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। इसलिए कोई एरर आता है, कोई मिस्टेक आती है तो वो इजीली हमें मिल जाती है। टू दैट एक्सटेंट सैम्पलिंग मेथड शोज बेटर एक्यूरेसी, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्यूरेसी हमें अच्छी मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है लार्ज इन्वेस्टिगेशंस। अभी हमने देखा था कि सेंसस मेथड को हम लार्ज एरिया में यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे हम कौन सा करते थे, स्मॉल एरिया में। बट सैंपल मेथड को हम कहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, लार्ज में, है ना। क्यों? क्योंकि जब हमें लग रहा है कि आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं, एक एक एवरी आइटम का डाटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो हम सैंपल मेथड का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं भाई इसके डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स में पहला आ जाएगा इसका पार्शियल। वहाँ पे आपने देखा था कि वो मेथड में लेस बाइज्ड था। क्यों? क्योंकि एवरी आइटम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही थी। बट यहाँ पे पार्शलिटी हो जाएगी। क्यों? कुछ ही सम आइटम्स का हम डाटा क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, जिनका नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उनके मन में कुछ ना कुछ बाइज्ड हो सकता है। तो इसलिए ये मेथड क्या होगा, एक तरीके का पार्शियल होगा, ठीक है। रीज़न बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट रॉन्ग कंक्लूजन्स। अब ये कह रहा है रॉन्ग कंक्लूजन्स का मतलब ये है, जैसे मान के चलिए 30 में से जो हमने 12-13 सैंपल सेलेक्ट किए हैं, अगर वो जो सैंपल सही सिलेक्ट नहीं किए गए और उनका आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया और उनके बेसिस पे बाकियों को आपने एज्यूम किया, तो वो भी गलत हो जाएंगे। तो इसलिए जो सैंपल सेलेक्ट किए जाते हैं वो बहुत केयरफुली, मतलब अच्छे से सिलेक्ट करने पड़ते हैं। जिन्हें उनकी नॉलेज हो वही क्या कर पाएगा, उनको सिलेक्ट कर पाएगा। If the selected sample does not represent the characteristics of the universe, the study may end up with wrong conclusion। समझ में आया कि जो सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं अगर वो सही सेलेक्ट नहीं किए तो वो सभी बाकी का जो यूनिवर्स बच गया उसको, उसके फीचर्स को सही रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो हमारे कंक्लूजन क्या होते हैं, गलत भी निकल जाएंगे। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। देखिए ध्यान से समझना, थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि ऐसे सैंपल चूज़ करना, ऐसे सैंपल सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है जो बाकियों को क्या कर सके,
रिप्रेजेंट कर सके। अब हमें नहीं पता कि कौन से हम सिलेक्ट करें, तो इट इज़ नॉट वेरी इजी, ये बहुत ज़्यादा इजी नहीं है टू सिलेक्ट अ सैम्पल विच वुड रिप्रेजेंट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। मतलब जो पूरे जो बच गया यूनिवर्स, उसके सारे बच्चों को अपनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उनको एज्यूम कर पाए हम या उनको रिप्रेजेंट कर पाए, तो ऐसे सैंपल सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। डिफ़िकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैम्पल, इस पॉइंट का मतलब ये है, जैसे मान के चलिए क्लास में 30 स्टूडेंट्स थे। अब 30 में से हमें लग रहा है यहाँ पे लगभग 12 बच्चे लगभग एक जैसे हैं फीचर्स वाले, ठीक है। फिर हमें लगा कि 10 एक जैसे हैं, 8 एक जैसे हैं, तो हो गए पूरे 30 हो गए ना। अब आप मान के चलिए 12 एक जैसे हैं, 10 एक जैसे हैं, 8 एक जैसे हैं। अब इस 12 में से हम एक सैंपल निकालेंगे। 12 में से हमने सपोज़ 5 सैंपल निकालिए। कितने निकालिए? 5 सैंपल। तो इन 5 सैंपल का डाटा कलेक्ट करेंगे और जो 7 हैं रिमेनिंग, उनका हम क्या करेंगे, इन्हीं की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उनको क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर 10 है, 10 में से फिर हम 3 या 4 सेलेक्ट कर लेंगे सैंपल, ठीक है। उनका हम जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे फिर बाकियों को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ही इसके अंदर करेंगे। तो ये कह रहा है कि डिफ़िकल्टी होती है, प्रॉब्लम होती है ऐसे फ्रेमिंग, मतलब फ्रेमिंग अ सैंपल को फ्रेम करने में, कि कितने हम पहले तो देखो इनको हम क्या उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं, फिर उसमें से भी हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये इजी नहीं होता है। तो समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी द यूनिवर्स में बी सो डाइवर्स, मतलब जो यूनिवर्स है, जो ये 30 स्टूडेंट्स का जो पॉपुलेशन है, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स थी, मतलब अलग अलग फीचर्स वाली थी, तभी तो हमने ऐसे डिवाइड किया, ठीक है। अगर सारे एक जैसे होते तो डिवाइड नहीं करना पड़ता, सीधा 30 में से 12-13 बच्चे सेलेक्ट करके और बाकी का हम क्या करते, एज्यूम कर लेते। बट यहाँ पे सभी बहुत डाइवर्स उसके फीचर्स के थे, तो दैट इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू फ्रेम अ सैंपल। तो इस तरीके से सैंपल बनाने में क्या आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि जो भी डाटा कलेक्ट करेगा उसको पूरी स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए कि 30 स्टूडेंट्स के कौन कौन कैसे फीचर्स वाले हैं, वही ऐसे डिवाइड कर पाएगा, कोई नॉर्मल पर्सन इसको ऐसे नहीं कर पाएगा। तो क्या है, सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ टेक्निकल प्रोसीजर। तो इसके अंदर जो प्रोसीजर है वो एक टेक्निकल प्रोसीजर है कि कैसे कैसे हमें बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है। वन मस्ट हैव द टेक्निकल नॉलेज ऑफ चूजिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम द यूनिवर्स। अब यूनिवर्स में से ऐसे उनको फीचर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करना, फिर इसमें से सैंपल चूज़ करना, ये एक टेक्निकल प्रोसेस है जो हम आगे पढ़ेंगे। कुछ 6 मेथड्स होते हैं, उन 6 मेथड्स की उस न्यूमरेटर को पूरी नॉलेज होनी चाहिए, वही ऐसे कैटेगरी में डिवाइड कर पाएगा। तो पर्सन्स हु आर वेल वर्स्ड विद ऑल द टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग आर नॉट इजीली अवेलेबल। मतलब ऐसे पर्सन जो पूरे तरीके से जिनको टेक्निक्स वगैरह सारी पता हो, ट्रेंड हो, तो ऐसे पर्सन मिलना एकदम से हमें पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उस केसेस में ये मेथड यूज़ करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये हमने इसके किए डीमेरिट्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसका, और ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस पार्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 5th है ये इस वीडियो में हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो ये जो चैप्टर है आपको 2 पार्ट्स में मिलेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ सैम्पलिंग। इसमें ये कह रहा है कि जो हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं उन सैंपल में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, क्या क्या बातें होनी चाहिए जो हम सैंपल की फॉर्म में सेलेक्ट करते हैं।
तो इन ऑर्डर टू अराइव एट एन अनबाइज्ड एंड राइट कंक्लूजन्स अ सैम्पल मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़ और एसेंशियल, मतलब ये कुछ क्वालिटीज़ हैं, ये हमें फॉलो ज़रूर करनी चाहिए, तभी हमारे जो रिज़ल्ट हैं वो राइट होगा और अनबाइज्ड होगा। ठीक है, सबसे पहला है रिप्रेजेंटेटिव। ये कह रहा है कि जो हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए कि सभी को अपनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो क्या कर पाए, रिप्रेजेंट। तो अ सैंपल मस्ट रिप्रेजेंट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स, मतलब अपने फीचर्स के बेसिस पे पूरे यूनिवर्स को अच्छे से वो रिप्रेजेंट कर पाए। इट इज़ पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है ओनली व्हेन ईच यूनिट ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड्स इक्वल चांसेस। ध्यान से समझना, ये कह रहा है यहाँ पर कि क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स में सभी को इक्वली चांस है कि किसी को भी सैंपल की फॉर्म में लिया जा सकता है, तभी हमारा रिज़ल्ट एक अच्छा निकलेगा, तभी एक राइट कंक्लूज़न निकलेगा। क्योंकि अगर कुछ बच्चों का ऐसा है कि इन्हें सैंपल की फॉर्म में सिलेक्ट करना ज़रूरी है, तो वहाँ तो बायस्ड हो जाएगा, तो वहाँ पे राइट कंक्लूज़न नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए ये तभी पॉसिबल है जब सभी को इक्वल चांस हो ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल की फॉर्म में सिलेक्ट होने का। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं उसमें हमने देखा कि 12 एक जैसे फीचर वाले हैं, 10 एक जैसे हैं, 8 एक जैसे, ये मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया था। फिर 12 में से हम 5-6 बच्चों को सिलेक्ट करके सैंपल के फॉर्म में उनका हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और बाकियों को एज्यूम कर लेंगे। 10 में से हमने 4 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया, इस तरीके से हम करते हैं। 8 में से हमने 3 को कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट का मतलब ये कह रहा है, जैसे 30 स्टूडेंट्स थे, उसमें आपने देखा 12 बच्चे यहाँ आएंगे, 10 यहाँ, तो जो 12 बच्चे यहाँ आ रहे हैं उसमें से एक भी यूनिट के जो फीचर हैं वो इससे मैच नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके कुछ फीचर इससे मिलते हैं, कुछ हिस्से, तो वो गलत हो जाएगा। नहीं, हर यूनिट अब एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो ऑल यूनिट्स ऑफ अ सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। समझ आया, हर यूनिट बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स बता रहा है, इंक्लूजन ऑफ वन आइटम इन द सैंपल शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन द इंक्लूजन ऑफ सम अदर आइटम ऑफ द यूनिवर्स। जो इसमें आ गई है उसके फीचर्स इससे बिल्कुल भी मैच नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है, होमोजेनिटी का मतलब क्या कह रहा है अब यहाँ पर, ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे 12 स्टूडेंट्स हैं तो 12 के 12 जो बच्चे हैं उनके फीचर्स एक जैसे होने चाहिए, और किसी भी बच्चे को 12 में से सभी को इक्वल चांस है, किसी को भी सैंपल की फॉर्म में लिया जा सकता है। तो ये कह रहा है इफ़ मोर देन 1 सैंपल आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ यूनिवर्स। ये कह रहा है अगर यूनिवर्स में से आप एक से ज़्यादा सैंपल ले रहे हो, जैसे भाई हमने 12 थे, 5 सैंपल निकाले, तो ये कह रहा है दीज सैंपल्स शुड बी होमोजीनियस टू ईच अदर। तो ये 5 के 5 कैसे होने चाहिए, होमोजीनियस, मतलब 12 में से जो 5 निकाल रहे हैं इन सब के फीचर्स भी एक दूसरे से मैच होने चाहिए, और उसी के हम बेसिस पे क्या करेंगे, बाकियों को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये आपस में एक दूसरे से क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, बट इसके अंदर ग्रुप के अंदर जो आ रहे हैं स्टूडेंट्स वो सब होमोजीनियस एक जैसे होने चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, एडिक्वेसी का मतलब होता है पर्याप्तता। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि 12 में से सिर्फ 2 बच्चों को ही आप सैंपल की फॉर्म में सिलेक्ट कर रहे हो और 10 का अनुमान लगा रहे हो। नहीं, जो सैंपल हम लेते हैं, सैंपल सिलेक्ट करते हैं, वो उनके जो नंबर्स हैं वो एडिक्वेट मतलब पर्याप्त होने चाहिए, पूरे होने चाहिए, बहुत कम नहीं होने चाहिए। तो द नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैंपल शुड बी फेयरली एडिक्वेट so that some reliable conclusion are drawn covering the characteristics of the universe as a whole। समझ में आया। तो जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उसमें से जो हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं उनके जो नंबर्स है वो एडिक्वेट होने चाहिए, पूरे होने चाहिए, बहुत कम नहीं होने चाहिए, तभी हमारे जो रिज़ल्ट हैं वो एक
फेयर रिज़ल्ट हमारा निकलता है। ठीक है भाई, तो ये 4 पॉइंट थे जो हम क्या है थे कि जो हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं उन सैंपल में ये 4 एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है, तभी आपके जो कंक्लूज़न है वो राइट निकल पाएंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट आर द मेन मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। मैंने बताया कि 30 में से 12 या 13 हम सैंपल की फॉर्म में सिलेक्ट कर रहे हैं। अब जो 12-13 हम सैंपल की फॉर्म में सिलेक्ट कर लेते हैं बच्चों को, वो कैसे सिलेक्ट करते हैं, उनको सिलेक्ट ऐसा ही नहीं कि कोई भी सिलेक्ट कर लिए, नहीं, उनको सिलेक्ट करने के भी मेथड्स होते हैं। और वो कितने मेथड्स हैं टोटल, आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 मेथड्स हैं। तो इन 6 मेथड्स को हम नेक्स्ट पार्ट में 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे। एंड एक क्वेश्चन और रहेगा फिर, सेंसेस और सैंपल मेथड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन को हम ये कंप्लीट करेंगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसमें कई चैप्टर हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं, प्राइमरी और जो आपने सेकेंडरी डाटा वाला चैप्टर है वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिसने भी मतलब अभी तक लास्ट जो वीडियोज़ हैं उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहाँ से जाकर के आप अच्छे से 1 बाय 1 अपने चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी तरीके की तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।